चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना। ली शैटलियर्स एक केमिस्ट थे, जैसे फिजिसिस्ट होते हैं ऐसे केमिस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। इन्होंने इक्विलिब्रियम पे रिसर्च करी, इक्विलिब्रियम पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने कुछ बातें बताई। तो पहली बात इन्होंने एक लॉ बताया कि वेन एवर देर इज अ रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम, मान लो ये हो रहा है जी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, अमोनिया। फिर आपको बताया था अमोनिया वापस टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाता है ना, ठीक है। मान लो किसी ने ऊपर से और नाइट्रोजन डाल दी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रही थी, बैलेंस थी, मैंने और नाइट्रोजन डाल दी। तो ली शैटलियर्स ने बोला कि अगर आप कोई भी चीज जो बैलेंस रिएक्शन आगे पीछे जा रही है इक्विलिब्रियम में है, और आप में बाहर से कुछ ऐड कर रहे हो, चाहे रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो चाहे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो बाहर से, तो वो रिएक्शन क्या करेगी, वो जो आपने ऐड किया वो उसे खत्म करने की कोशिश करेगी जल्दी जल्दी, और वापस उसी स्टेज में आने की कोशिश करेगी जिसमें वो थी। वो किसमें थी, इक्विलिब्रियम में। आपने जब बाहर से डाला उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ना, तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी नाइट्रोजन को खत्म करेगी। कैसे खत्म करेगी, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएगी जो बचे हुए हाइड्रोजन है, और बचा के क्या बनाने की कोशिश करेगी, अमोनिया। तो अगर आप रिएक्टेंट ऐड करोगे तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी वापस रिएक्टेंट बनने लग जाएगा, और वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। समझ में आई बात। तो ली शैटलियर्स ने यही बोला कि वेन एवर देर इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द रिएक्शन विल ट्राई टू कंज्यूम द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड इट विल अगेन बिकम इन इक्विलिब्रियम। वो वापस वहीं आ जाएगी जहां वो थी। समझ गए। तो ये था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली शैटलियर्स ने 5 फैक्टर्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और उनके बारे में बताया। तो ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो पहला टॉपिक तो वही है जो आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी। मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मोलैरिटी अगर बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन कहां भागेगी। मैं अगर रिएक्टेंट की मोलैरिटी बढ़ाता हूं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। और अगर मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। बस यही बोला था ली शैटलियर्स ने कि जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसके उल्टी जाएगी रिएक्शन। क्यों जाएगी, क्योंकि उसे खत्म करने की कोशिश करेगी वो जल्दी। जैसे आग जल रही है, मैं उसमें और कागज डाल दूं और तेज नहीं जलने लग जाएगी, कागज खत्म करेगा ना जल्दी जल्दी, वो वापस शांत होने की कोशिश करेगा ना। वही बात है, रिएक्शन शांत है, बैलेंस है, इसका इक्विलिब्रियम मतलब शांत है, कुछ नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। और मैं उसमें और ऊपर से कुछ रिएक्टेंट डालूंगा तो फॉरवर्ड में भागेगी, और प्रोडक्ट डालूंगा तो रिवर्स में भागेगी वो, है ना, ताकि वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अब ये जरा ध्यान से सुनना। पता है ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये असर्शन रीजनिंग में आते हैं। असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू टाइप, है ना, रीजनिंग बेस्ड उसमें आएंगे। 1 मार्क के हैं सारे के सारे, लॉन्ग आंसर में नहीं आते हैं। प्रेशर चेंज। प्रेशर में 2 टाइप की रिएक्शन है, एक सॉलिड और लिक्विड वाली रिएक्शन। मतलब जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड, ठीक है। कोई भी सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है, लाइमस्टोन, ठीक है जी। मैं इसको हीट कर रहा हूं तो आपको पता है आगे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सॉलिड है, वो गैस है। अब ये कहते हैं कि भाई ये पेन है, कैल्शियम कार्बोनेट का मान लो बना है पेन, ये मैं इसको ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं तो प्रेशर से कोई फर्क पड़ेगा, इनको कुछ नहीं होगा, रिएक्शन जैसी है वैसी रहेगी। सॉलिड एंड लिक्विड का प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, क्योंकि ये कंप्रेस ही नहीं होंगे, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होते। तो आपसे कोई पूछे कि ये रिएक्शन चल रही है, इसका प्रेशर, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, इसका प्रेशर पहले 10 बार था, मैंने 100 बार कर दिया, बोलो क्या होगा, तो आप बोलो कुछ नहीं होगा। There will be no effect in the equilibrium. Why? Because solids and liquids are incompressible. ये वर्ड याद रख लेना, वो कंप्रेस नहीं होते सॉलिड और लिक्विड। अब पानी है, पानी में मैं ऐसे हाथ डाल के प्रेशर लगा रहा हूँ, क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, प्रेस थोड़ी ना होगा पानी, है ना। तो यानी लिक्विड और सॉलिड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर अगर आप डालोगे, रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन को कुछ नहीं होगा,
ठीक है। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर में बदलाव किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का सॉलिड लिक्विड वाला देख लो, सॉलिड है, चीनी पानी के अंदर मैंने घोला, चीनी पानी के अंदर मैंने मिक्स किया, ठीक है। अब उसी पानी को मैं गर्म कर दे रहा हूं, तो चीनी तेज घुलेगी कि धीरे? तेज घुलेगी ना। क्यों? क्योंकि एनीथिंग ऑन हीटिंग माने एवरी सॉलिड एंड लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। किसी चीज को गर्म करते हो दूर दूर फैल जाता है उसके मॉलिक्यूल, तो ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, जल्दी जल्दी पिघलेगी ना चीनी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड और लिक्विड वाली रिएक्शन तेज हो जाती है, माने फॉरवर्ड में चली जाएगी। इट विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसी को मैं गर्म करूंगा, जल्दी जल्दी नहीं मेल्ट होगा, है ना। तो लेकिन सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेचर से पड़ा, टेम्परेचर से रिएक्शन कहाँ चली गई? फॉरवर्ड। जितनी तेज गर्म करूंगा उतनी तेज सॉल्यूशन बनेगा ना। तो सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर में फर्क पड़ता है कि रिएक्शन आगे चली जाती है, लेकिन प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आ जाओ गैस वाली रिएक्शन का। गैस वाली रिएक्शन, अब कोई गैस जैसे यही है, नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन भी क्या होती है? गैस। आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ये लोग कंप्रेस करते हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होके क्या हो जाता है? अमोनिया बन जाती है। तो गैस वाली रिएक्शन में अगर प्रेशर, जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज्यादा अमोनिया बनेगी ना, है ना। तो गैस वाली रिएक्शन में जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन दी गैसियस रिएक्टेंट इट विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। गैसियस में फॉरवर्ड में जाती है, सॉलिड लिक्विड में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब इसी गैस वाली रिएक्शन को मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। कोक है, कोक के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस कोक को धूप में रख दो तो गैस और ज्यादा बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कोक को धूप में, कोक को गैस के नीचे रख दो तो गैस क्या होगी? बढ़ जाएगी। कोक को ऐसे खुला धूप में रख देते हो, तुम जब पीते हो तो और ज्यादा गैस लगती है तुम्हें। ये इतनी लैंग्वेज, पानी जैसा नहीं लगती कोक, खत्म गैस, खत्म सारी गैस निकलनी है बाहर। भाई साहब, हाँ, ढक्कन खोल के रखोगे हाँ, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है बेटा, तुम इतनी वेरी गुड इधर से तो कि तू सीधा सा आंसर आएगा जल्दी से। अरे गरम कोई भी कोक धूप में नहीं भी रखो, घर में भी थोड़ी देर ऐसे खुली छोड़ देते हैं, सारी गैस निकल नहीं जाती। अच्छा, और अगर धूप में खुली छोड़ देंगे तो नहीं होगा। अच्छा, मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक, सुनो सुनो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी अगर उसके अंदर बंद है, ठीक है ना, आप धूप में रख दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद ढक्कन में भी, जब पियोगे ना तुम्हें गैस नहीं नजर आएगी, क्योंकि वो निकल के एकदम, जैसे ही खोलोगे ना सारी गैस बाहर हो जाएगी। तुम पियोगे पानी, सारी गैस एकदम सरफेस पे आ जाएगी, जैसे ढक्कन खोलोगे सब निकल गई ढक्कन गैस। तुम पियोगे सिर्फ लिक्विड। बेटा इन शॉर्ट ये है कि जो गैसियस रिएक्टेंट्स है, यही रिएक्शन है, इसको ये लोग पता है एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, टेम्परेचर एकदम खत्म। जब अमोनिया बनाते हैं ये बिल्कुल ठंडा रहता है वहां पे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एकदम कंप्रेस करते हैं, तब जाके अमोनिया बनती है। अगर इसको गर्म करने लग जाए ना, सारी गैस ऐसे फट जाएगी। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इतनी एक्सप्लोसिव गैस, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होती है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? गैस बाहर नहीं निकल जाएगी। तो गैसियस रिएक्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉलिड्स एंड लिक्विड रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये याद रखना बात। सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, चीनी पानी को ज्यादा टेम्परेचर दे रहे थे, रिएक्शन तेज तेज हो रही थी। और गैस वाली रिएक्शन में गलती से तुमने टेम्परेचर दे दिया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई? कोक वाली बात याद रख लेना, ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? प्रेशर। और गैसियस रिएक्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर दे रहे थे, ज्यादा तेज अमोनिया बन रही थी ना, और टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या हो रहा है? कम हो रही है। जैसे गर्म करोगे तो ये कंप्रेस थोड़ी पाएगी, गर्म करोगे तो फैल नहीं जाएगी वो सारी की सारी। अरे बात समझ, ये जरा याद रखना, ये लॉजिक नहीं होते लोगों को याद, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जी मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ध्यान से सुन के बताना। पहले मैंने टेम्परेचर दिया था
फिर 50 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने बढ़ा दिया 10 गुना 500 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी कि रिवर्स आएगी? टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी जल्दी टूटेगा ना, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? फॉरवर्ड में जाएगी। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस रिएक्टेंट्स विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और गैसियस रिएक्टेंट में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वापस जो अमोनिया बनी होगी ना वो भी टूट जाएगी। अमोनिया गर्म है, अमोनिया क्या है? लिक्विड है वो तो। अब मैंने उसको गर्म किया तो लिक्विड दूर दूर नहीं होगी, लिक्विड किस में बन जाएगी? वापस गैस नहीं बन जाएगी। आ रही बात समझ में? तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान, थोड़ी फोकस। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ लास्ट है, बहुत आसान है। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ये वर्ड का नाम सुना है? इनर्ट गैस सुना है? इनर्ट गैस नोबल गैसेस, बताओ एक एग्जांपल। आर्गन, हीलियम, नियॉन, है ना? हीलियम क्या है? हीलियम एक इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। देखो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही थी, ये सब गैस है, मैंने ना ऊपर से हीलियम मिला दिया, तो बोला बताओ क्या होगा? इक्विलिब्रियम आगे, रिएक्शन आगे जाएगी, पीछे जाएगी कि बैलेंस रहेगी? अब हीलियम कौन सी गैस है? इनर्ट गैस। वो किसी से रिएक्ट करेगी? तो जब किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही तो हवा में ऊपर तैरती रहेगी वो, तो रिएक्शन जैसी वैसी रहेगी, खत्म। अरे बात समझ में? तो उस किसी का प्रेशर ही नहीं चेंज करेगी, तो इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना? अगला है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं कैटलिस्ट? वेरी गुड, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते। पता है यहाँ पे आयरन एक कैटलिस्ट होता है। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। इसमें जो कैटलिस्ट है उसका क्या नाम होता है? आयरन। ये क्या करते हैं पता है? रिएक्शन को तेज कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बिना आयरन के मिलाओगे ना धीरे धीरे जाएगी, आयरन के साथ मिलाओगे ना तो बहुत तेजी से अमोनिया बनता है। अच्छा, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो रिएक्शन जो है आगे भी जा रही है, पीछे भी तो आ रही है, तो ये जितना तेज आगे बढ़ाता है उतनी तेज पीछे भी बढ़ाएगा। तो क्या हुआ? रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लग गई, लेकिन इक्विलिब्रियम सेम रहा। जितनी तेज आगे जा रही है उतनी तेज वापस पीछे भी आ जा रही है, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, बट इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने जो आपको ये 5 पॉइंट बताए, इसमें से मुझे 4 चीजें बताओ जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इक्विलिब्रियम में। 4 चीजें। लास्ट की वाली 2 में नहीं पड़ रहा, इनर्ट गैस में कुछ नहीं पड़ रहा, इक्विलिब्रियम में फर्क, कैटलिस्ट में पड़ रहा है? नहीं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड एंड लिक्विड में नहीं पड़ रहा? 3 ही है, 4 नहीं है। 3 ही है ना जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैटलिस्ट इसमें, इक्विलिब्रियम में। एक सॉलिड लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम में, एक इनर्ट गैस से कुछ नहीं पड़ता, एक कैटलिस्ट से कुछ नहीं पड़ता। सिंपल है। कंसंट्रेशन में क्या था? मैंने कहा था कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहा है, मैं और डाल दूं नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी खत्म होकर प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो इट विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रोडक्ट डाल दूं तो क्या होगा? इट विल मूव इन दी रिवर्स डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ना, इक्विलिब्रियम चेंज होगा ना। बात समझाई? सिंपल है, ये एक एक नंबर के पार्ट्स हैं, तुम्हें याद रखने। अब आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। ये मिटा दो, ये वाला समझ में आ गया तुम्हें? अब सुनिए आगे, ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने यहीं से लिख लेना है, मैं आपको लिखवाना था। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान। देखो 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, एसिड्स एंड बेसिस। चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेसिस, सबको याद है? वही पढ़ने जा रहे हैं हम, 10th वाला। बस वहां पे साइंटिस्ट के नाम नहीं थे। अब है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस जो आपने 10वीं में पढ़ा है वो 11वीं में थोड़ा सा डिटेल वे में ध्यान से सुनेंगे। 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस को बताया अलग अलग तरीके से, तो आपको वो तीनों याद रखने हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है लुइस। ये मैं ऐसे डिफरेंस की तरह लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए।
लुईस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी जरा ध्यान से सुनना, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से एसिड बेस को डिफाइन किया। अर्हेनियस वही है कंसेप्ट जो आपने 10वीं में पढ़ा। 10वीं में आपने क्या पढ़ा, कौन एसिड कौन बेस कैसे पता चलता है? 10वीं याद है? अभी तो पास करी ना तुमने? 4 महीना हो गया, 4 साल हो गए जैसा लग रहा है। नहीं, हाँ बताओ, एसिड की एसिड कैसे बताता था 10वीं में बच्चा? एसिड में H+। हाँ, वेरी गुड। एसिड में क्या होता था? H+, बेस में क्या होता था? OH-, पढ़ा है ना? तो आपने ऐसे याद रखना था कि भाई एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस विच लूजेस H+ आयन इन वाटर, पानी होना जरूरी है ना। और बेस क्या होता था? विच लूजेस OH- आयन इन वाटर। एसिड का एग्जाम्पल तो याद होगा, HCl, HNO3 सब एसिड है ना। HF एसिड है ना, ये H2SO4 ये सब एसिड है, जिसमें से H+ निकलता हुआ एसिड। और बेस का एग्जाम्पल हाँ NaOH और KOH, NH4, जिसमें भी OH निकले वो सब बेस। यही था ना, ये तो सिंपल है। ये दोनों थोड़े अलग है, ये ध्यान सुनना। दूसरे साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, उन्होंने इसी को उल्टा बोल दिया, उल्टा तरह के। पहली डेफिनेशन तो सेम इनकी भी यही थी, एसिड वो होते हैं जो H+ लूज करते हैं, ठीक है, इन वाटर लिख लेना, इन वाटर। और बेस वो होते हैं जो H+ गेन करते हैं, उल्टा ही वो। ये बेस, अर्हेनियस ने क्या बोला था? बेस क्या निकालता है? OH-। तो OH- और H को अगर मिक्स कर दोगे तो पानी नहीं बन जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसने H के टर्म में ही दोनों डेफिनेशन बोल दी, ये H लूज करता है, ये H गेन करता है, क्योंकि इसके पास OH है इसलिए तो गेन करेगा H को, है ना। माइनस किसको गेन करेगा? प्लस को। तो इसने यही बात बोली है, बस घुमा के बोल दी, बस ये फर्क है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाली बात समझ आई? अब इस पे आते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? ध्यान से सुनना, ये टेबल बना लेना, मैं तुम्हारे लिए एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ये चलो 2 दे देता हूं। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। ध्यान से सुनना, एक टर्म होती है बच्चों, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और एक टर्म होती है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। आपको दे दिया पानी, ये रहा पानी, ये पानी है ना। बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस लिखो, 1 नंबर है क्वेश्चन, बस इतना सा क्वेश्चन है। वाटर दिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो, इसका कॉन्जुगेट बेस लिखो। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब, बेटा ध्यान एकदम इधर इधर उधर सर और आंख घूमनी नहीं चाहिए पढ़ते टाइम, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने की आदत डालो। पता है मोबाइलों ने कंसंट्रेशन छीन ली है, कारण मैं बताऊं इसका? ये कारण है, ये लॉजिकल बात है, हंसने की बात नहीं है, सीरियस लॉजिक। पता क्या है? नहीं, वो जो छोटी छोटी क्लिप्स नहीं आती, वो क्या कहते हैं उसे? शॉर्ट क्लिप, शॉर्ट्स। हाँ, ये कंसंट्रेशन छीनने का बहुत बड़ा जरिया है। कैसे? एक आई टक, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, आपका फोकस खत्म, एक जगह से फोकस डिस्ट्रैक्ट दूसरी जगह, आंखें एक जगह स्थिर ही नहीं रह रही है बच्चों की, समझ रहे हो? तो थोड़ी सी, जो भी भगवान को मानते हो, थोड़ी सी पूजा वूजा कर लिया करो, फोकस बढ़ेगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। रोज सुबह 5 से 7 मिनट फोकस करा करो, कंसंट्रेट करा करो, अपने जिनको भी मानते हो, कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे। उसको भी फोकस करना चाहिए भाई, फोकस करने में क्या बुराई है, ठीक है? कंसंट्रेशन करो, कोई बात नहीं, वो भी सुन लेंगे जो लोग है ना। हाँ, हम चैनल के लिए बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक के लिए बात करें। अब मैं फिर बोलूंगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा वो कह रही चुप रहो। चलो, इसका था मेरे पास लेकिन हम बोल नहीं सकते। चलो हाँ, अच्छा ये हम वापस आ जाते हैं, करें स्टार्ट कर। देखो तो बेटा पढ़ना शुरू करो। अच्छा मैं एक बात बता रहा था, अभी रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा, वो थोड़ा टाइम टेबल वाली बात। तुम्हारा एक टाइम टेबल बनाते हैं और पुराने जो चैप्टर हो चुके हैं उनके ना, जब मैं रिवाइज कर करके छोटे छोटे एक एक चैप्टर के टेस्ट दे दो सब लोग, सबके लिए कॉमन, ठीक है? अब हर हफ्ते एक एक 2-2 टेस्ट दे दो,
2 टेस्ट तो बहुत है, एक हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट दे दोगे बहुत है, ठीक है। चलो स्टार्ट, इधर आ जाते हैं वापस। बेटा इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखते हैं? अगर ये H+ गेन कर लेगा, एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं, इस H+ को इसमें जोड़ दो, इसके पास 2 H है, एक और H आ जाएगा तो कितने H हो जाएंगे 3, और उसका प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। इसमें H+ जोड़ दो तो कॉन्जुगेट एसिड, और इसका H+ हटा दो, रिमूव H+, वाटर से एक H कम कर दो तो उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। H कम कर दो, इसका H कम करोगे तो क्या होगा OH-, एक H कम हो जाएगा तो OH बचेगा, एक H कम होगा इसमें से तो क्या बचेगा OH, और एक नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे? तो कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो H+ ऐड कर देना, और बेस लिखना है तो H+ कम कर देना। अच्छा इसका बताओ, ध्यान से बताना, इधर देखो, ये है जी आपका कंपाउंड OH-, इसका बताओ। मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बताओ। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लो ये वाला H थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने बुक्स वाला ले ली वैली, इसका बताओ। चलो इसमें एक H बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा H2CO3, एक प्लस आएगा और एक माइनस पहले ही है तो प्लस माइनस खत्म, तो H2CO3। समझ आया? एक H जोड़ा तो कौन सा चार्ज आया प्लस, इस पे एक माइनस पहले से ही था, प्लस माइनस क्या हो जाता है न्यूट्रल, प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देता है, एक प्लस एक माइनस खत्म हो गए तो इस पे चार्ज हट गया। आया समझ में? इसमें हमने H जोड़ना है, अगले वाले में आ जाओ, इसमें से एक H कम कर दो तो क्या होगा, H कम होगा तो क्या होगा CO3, एक जब हम H कम करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव पहले से ही था, एक नेगेटिव और है तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव था एक नेगेटिव है, -1 -1 क्या होता है -2। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा एक और बताओ, कई लोगों को नहीं आया, एक लास्ट बताओ, इसका बताओ NH3 का बताओ। चलो इधर क्या होगा NH4+, इसमें H+ ऐड कर दे और इसमें एक H कम कर दो तो क्या हो जाएगा NH2-। आ गया कॉन्जुगेट एसिड बेस, सिंपल है। अब लास्ट पे आ जाओ, लास्ट कंसेप्ट आज का, और ये सारा लिख लेना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे, इन तीनों पे एक एग्जाम्पल है, इन दोनों पे ही है, इन दोनों के एग्जाम्पल जरा ना अच्छे से भी कर लेना। सुनो, लुईस एसिड एंड बेस। लुईस ने बोला कि सभी लोगों के पास H और OH तो होता नहीं है, कई ऐसे भी होते हैं ना जिनके पास H नहीं है, जिनके पास OH नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं, पता है। जैसे हम लोग तो ऐसे देख रहे हैं ना जी, इसके पास H है तो ये एसिड है, इसके पास OH है तो ये क्या है बेस है, ऐसे देख रहे हैं ना जनरली। अब लुईस ने बोला ये देखो BCl3, ना इसमें H है ना OH है, फिर भी ये एसिडिक या बेसिक में से एक है, तो बोला बताओ अब कौन एसिड कौन बेस। तो इन दोनों की थ्योरी यहाँ नहीं लग रही, ना अरेनियस की ना ब्रॉन्स्टेड की। तो फिर लुईस ने अपना कंसेप्ट दिया, उसने बोला एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वर्ड याद रख लेना। एसिड्स क्या होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये एसिड है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था BCl3। कैसे मुझे पता है एसिड है, ध्यान से सुनना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, बाहर है कितने इलेक्ट्रॉन 3, 3 के तीनों क्लोरीन ने ले लिए, एक एक क्लोरीन ने शेयर कर लिया, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फालतू ना हो उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर एसिडिक, सो दिस इज एसिडिक। ठीक है, एक एग्जांपल से याद रहेगा। बेस क्या होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर लुईस बेस। फॉर एग्जाम्पल
NH3, आपको याद है इस पे एक लोन पेयर होता है। NH3 का अगर एग्जांपल दें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 2 5, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिए, एक तो बच गया लोन पेयर। तो जिसपे लोन पेयर बचता है वो बेस, जिसपे नहीं बचता वो एसिड। समझ गए? तो आपसे ऐसे बोलेंगे बताओ ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, तो आप बता लोगे। सेंट्रल एटम को देखना, सेंट्रल एटम इसे कहते हैं ना, जो बीच में हो, उस पे लोन पेयर है तो एसिड, बेस नहीं है तो एसिड। लोन पेयर वाला बेस, लोन पेयर जिस पे ना हो यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो एसिड। बताना ये क्या है, मैं लिख रहा हूं, आप बताओ ये एसिड है कि बेस है। मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूं, ये इधर लिख देता हूं। ये बताओ CCl4, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और 4 क्लोरीन है, चारों क्लोरीन घेर लिए उसने, इसमें बचा कोई लोन पेयर नहीं, तो ये क्या है एसिड। पहचान गए एसिड बेस। तो ये आज का कंसेप्ट है बच्चों, ये सारा लिख लो आप, ये सारा लिख के नई किताब वाले बच्चे एग्जाम्पल 12 13 14 15, एग्जाम्पल 12 13 14 15, ये नई बुक है जिनके पास, और पुरानी बुक वाले एक बुक दिखा दो। पॉज कर दे बेटा। सर